स्टूडेंट्स, ये है आपका 9th क्लास का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर जिसको बोर्ड ने जारी किया है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपके, और आपको अगर ये आइडिया हो जाता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है तो आप आसानी से अपने मैथमेटिक्स के पेपर को कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, इफ 4 एंड 19 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस थ्री, देन ए, यानी कि ए की वैल्यू आपको बतानी है। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ना है आपको। एमसीक्यू है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये ब्रैकेट आपको दिया जाता है तो इसमें पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है, ठीक है। तो एक एक्स की वैल्यू है और एक वाई की वैल्यू है। यानी कि अगर आप यहाँ पे इक्वेशन से देख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू एक आपको दी गई है 4, ठीक है, और वाई की वैल्यू आपको दे रखी है वहाँ पर 19, देख रहे हो आप इक्वेशन में। अब इस एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम कभी भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बाकी वैल्यू मेरे पास है तो, ठीक है। ये रूल कहता है, मैथमेटिक्स कहता है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है आपको, ठीक है। हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया कि कभी भी कोई इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, अगर उसमें से हमारे को कोई भी दो चीज़ें दी गई हों तो हम आसानी से जो है क्या निकाल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं। यानी कि देखोगे हमारे पास y भी दे रखा है, अभी देखो आप y दे रखा है हमारे को, और x भी दे रखा है। जब y और x दे रखा है तो a निकल जाएगा। यानी कि हमारे को ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल छोड़ करके सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उस वेरिएबल का जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ रखिए y की जगह 19, और इधर आपके पास a की जगह रखूंगा मैं 4, ठीक है। a की जगह नहीं, x की जगह रखूंगा 4, और इंटू में इसके साथ a तो है ही, ठीक है। तो a इंटू 4 करिए या 4 इंटू a करिए, बात एक ही है। प्लस यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब यहाँ पर 19 का 19 रहने दीजिए। यहाँ पर आपका 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और इधर आपके प्लस का 3 है। इस 3 को इधर लाएंगे, 4a को इधर ही छोड़ दीजिए और 3 को उधर, क्योंकि a हमें निकालना है तो a को एक साइड रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 90, और यहाँ पे प्लस का 3 है तो ब्रैकेट के जब इक्वल्स टू के साइन के इधर आता है तो ये माइनस हो जाता है, और 4a ऑलरेडी था ही आपके पास में। अब यहाँ पे 19 में से 3 माइनस करिए तो 16 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4a आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, a को ही छोड़ दूंगा, और a के साथ जो मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 16 को डिवाइड कर देगा 4, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 जो है इसकी वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी निकली, 4, तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। पाई है, तो पाई हमेशा जो है ना आपका इर्रेशनल नंबर होता है, तो इसको आप रट लो या फिर आप फिक्स कर लो माइंड में। हमेशा कभी भी आपके 9th में पूछे, 10th में पूछे, 11th में पूछे, तो ये हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है, एक अपरिमेय संख्या में इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है ये खत्म नहीं होती है। ये आपका 7.14 इस तरह से चलता रहता है ना, क्योंकि हम इसको कितना लिखते हैं, 7/7.14 नहीं, समथिंग आता है आपको पॉइंटों में, लेकिन ये चलती रहती है, ये आपका ख़त्म नहीं होती है ना। तो यहाँ पर 3.14 लेते हैं, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3.14 है ना, ये वैल्यू होती है, और ये डैश 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 करके चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। यानी कि पूछा है, इन ए हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। ये हमेशा जो एरिया होता है हिस्टोग्राम में वो रेक्टेंगल के प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास के, ठीक है। संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता के जो है ये समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, तो यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रायिकता हैं उनका योग क्या होता है। तो देखिए हमेशा प्रायिकता एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। पहली चीज़ आपको समझा देता हूँ, दूसरी चीज़ बता देता हूँ, किसी भी प्रायिकता को हम नकारात्मक नहीं लिख सकते हैं, प्रायिकता नेगेटिव भी नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रायिकता आपके पॉइंट में हो सकती है, बटे में हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे -1 लिखा है तो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पे 2 लिखा है, कभी भी 2 प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैक्सिमम 1 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, इससे कम हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.75 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, ठीक है। और जो है आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 भी हो सकती है। तो 0 से 1 के बीच में हमेशा कोई प्रायिकता जो है आएगी तो वो 0 से 1 के बीच में आएगी। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में ही रहती है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फंसोगे नहीं। तो सभी प्रायिकता का योग अब देखो 0 से 1 के बीच में ही रहती है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0, और ज़्यादा से ज़्यादा
कम से कम 0 रह सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 रह सकती है। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि मेरी मैक्सिमम प्रायिकता जो है 1 ही रह सकती है, ठीक है? 0 हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो 2 कुछ आपको सामने मैंने बता दिए गलत हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉइंट 0 -8 लाइज, यानी कि बिंदु 0 और -8 स्थित हो हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपको निर्देशांक जो जहाँ पर आपको बताना है कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। चतुर्थांश आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह का आपका क्वाड्रिक जो अ, इसका चतुर्थांश वाला सिंबल जो होता है ये इस तरह का होता है, ठीक है ना? अब इसमें जो है आपका, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, इधर दोनों चीज़ें हैं ना, एक्स और वाई प्लस प्लस होते हैं। मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, पहला होते हैं एक्स और दूसरी होती है वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इधर आते हैं ना हम, तो यहाँ पर हमारा जो है वाई वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो जाता है। अब ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव रहता है, ठीक है? ये चीज़ें दो अगर आपको याद है तो सारी आपको आंसर आपको पता होगा। देखो यहाँ पर अगर आपके इसके क्रॉस में, यानी कि इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ पे जो प्लस प्लस है तो इधर सारे के सारे माइनस माइनस हो जाएंगे, ये आपके माइनस माइनस होते हैं। यहाँ पे एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है। इस तरह से ये ऊपर वाला आपको याद है, केवल मैंने बताया दो याद करिए, एक तो ये याद रखिए और एक ये दो याद रखिए, बस आपको तीसरा चौथा अपने आप मिल जाएगा। इधर जो लिखा हुआ है इसका अपोजिट इधर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है प्लस का वो आपका हो जाए, यहाँ पे माइनस है ना एक्स, तो यहाँ पे आपका प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे वाई माइनस प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। तो साइन उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। तो ये है आपका चिन्ह। अब आपको दिया क्या गया है वो देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं 0 और -8, यानी कि आपको 0, -8। अब देखिए कि प्लस और माइनस कहाँ पर है, प्लस और माइनस कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, सभी में देखिए, आराम से देखिए। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस है, ये हमारे आंसर नहीं है। यहाँ पे प्लस प्लस है, ये भी आंसर है। हमारे पास माइनस माइनस है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे प्लस, ये 0 क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, और 8 क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो हमारा आंसर जो है फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रैम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दी गई आकृति में जो है आपको सम चतुर्भुज बोला गया है और इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। अगर आप सम चतुर्भुज को देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये छोटा है एंगल। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं कि 100, ये 110 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये कितना लिखा है, 110, ठीक है? अब देखिए इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। तो ये 110 आपको समझ में आ गया कि 110 लिखा हुआ है। अब इसने पूछा क्या है, एक्स और वाई। अब एक्स और वाई कहाँ पर है, तो आपका ये वाला एक्स पूछ रहा है और ये वाला वाई पूछ रहा है। ये वाला एंगल बताना है और ये वाला एंगल बताना है। हमेशा जो समचतुर्भुज होता है, यानी कि रंबस होता है, इसमें जो साइड्स होती हैं ना, ये साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और दूसरी बात, रंबस में जो आपके डायगोनल होते हैं, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ये विकर्ण जो है ना, एक दूसरे को जब काटते हैं तो 90 डिग्री पे काटते हैं। पहली बात कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं। दूसरी बात, सारी खासियतें बताता जा रहा हूँ, ध्यान से नोट करिएगा। ये विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि इनके जो भी चारों तरफ एंगल जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे 90 डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। दूसरी बात, ये विकर्ण को बराबर हिस्सों में काट देते हैं, यानी कि ये जितना बड़ा हिस्सा है उतना बड़ा इस साइड वाला हिस्सा होगा, और जो इतना बड़ा ये वाला हिस्सा है उतना बड़ा ये वाला हिस्सा होगा। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें एंगल की, ठीक है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया। और जो है इनके अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड्स जब इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो 110 अगर ये है तो 110 ये भी होगा, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये 110 है, ये 110 है। अब यहाँ पे हम जान सकते हैं या मान सकते हैं कि ये टोटल कितना हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका, मैं कहूँगा कि ये मान लीजिए कि ये सी है एंगल और ये ए एंगल है। तो ए, फिर आपका बी है, प्लस बी, प्लस फिर सी, प्लस डी। ये सारे एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। क्लियर हुआ? अब 360 डिग्री ये होते हैं। इसमें आपको ए की वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दो। आपको बी की वैल्यू दे रखी है 110, तो ए तो मैंने छोड़ दिया कि ए पता नहीं है। बी मेरे को दे रखा है 110 क्वेश्चन में, प्लस सी मुझे निकालना है। सी की वैल्यू उसने नहीं दे रखी है मेरे को, एक्स और वाई निकालना है। ध्यान रखना, सी को इसने दो टुकड़ों में कर दिया है। सी जो ये पॉइंट है, इसका बोल रहा है ये एक्स है और ये आपका वाई है। इस तरह से आप देख रहे हैं डायग्राम। तो यहाँ पर जो है सी की वैल्यू मैं मानता हूँ कि मेरे पास नहीं है,
प्लस आप डी की वैल्यू देखिए, तो मैंने कहा था कि बी की जितनी वैल्यू होगी उतनी डी की होगी और जितनी ए की आएगी उतनी ही सी की होगी, क्योंकि आमने सामने के क्या होते हैं, एंगल बराबर हो जाते हैं। तो सी और डी की वैल्यू हो गई 110 इक्वल्स टू हो गया 360। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है देख लेते हैं। हमारे पास ए प्लस सी ए प्लस सी और ये 11 11 कितना हो 22 हो गया, यानी कि 220 इक्वल्स टू 360 हो गया। ए प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 माइनस, यहाँ पे 220 प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 220, तो ये मेरे पास आ जाएगा 360 में से 140 है ना, 140, यस 140 डिग्री ए प्लस सी आया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला है कुछ अच्छी बात, अभी अभी समझाया था कि जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। तो मैं कहूँगा कि ए का जितना वैल्यू होगा उतना सी का वैल्यू होगा, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये इसका आधा 140 है, यानी कि ए जितना होगा उतना ही, यानी कि ये भी आपका उतना ही होगा जितना ये होगा, यानी कि ये आधा हो जाएगा, आधा ये होगा आधा ये होगा। तो अगर ये 40 है दोनों, ए प्लस सी कितना मिला मेरे को 140, तो एक होगा 70 का और दूसरा भी क्या होगा 70 का। ठीक है, अब ये 70 का होगा तो जो ये एंगल जो आपका डिवाइड हो रहा है ये भी बराबर हो जाता है। अगर ये 70 एंगल है, ये भी 70 एंगल है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 35 35 हो जाएगा, 35 35 हो जाएगा। भाई एक्स का मान कितना आएगा 35, वाई का कितना मान आएगा 35, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बस इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी इसमें आपको केवल ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन सही टिक करोगे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू निकलवा दिया, और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना, रंबस में या समचतुर्भुज में जो है आमने सामने के जो आपके डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को आधे आधा कर देते हैं, साथ ही साथ 90 डिग्री परस्पर कोण बनाते हैं, यानी कि आप एक दूसरे से क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जो इनके एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल होती है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। और डायगनल्स जो है ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये टोटल एंगल 70 का है तो आधा एक्स का हुआ आधा वाई का हुआ, यानी कि ये 70 का 35 ये हुआ 35 ये हुआ। सातवां जो प्रश्न है इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको पी क्यू आर, ये जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है एंगल ट्राइंगल ई एफ डी। तो ई की वैल्यू बतानी है, देखिए ध्यान से इसको भी। ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपको दे रखा है कि इक्वल भी है और ये सिमिलर भी है, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया है पूरा का पूरा। ये है आपके ई एफ डी के, तो इसके ईच जो एंगल है ना वो बराबर होंगे, यानी कि समझना यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, हर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होगा, यानी कि ये पी की वैल्यू जो है इस ई के बराबर होगी, इस क्यू की वैल्यू इस एफ के बराबर होगी, इस आर की वैल्यू इस डी के बराबर होगी। तो पी किसके बराबर हुआ, एंगल पी बराबर हुआ एंगल ई के। इस तरह से एंगल क्यू जो है बराबर हो जाएगा, जैसे ही आप पहला लेंगे तो इसका पहला लेना है, इसका दूसरा लेना है तो इसका भी दूसरा लेना है, इसका तीसरा लेना है तो इसका तीसरा होना है, जब ये कंडीशन हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू किसके बराबर हो गया एफ के, और डी किसके बराबर हो गया आपके आर के। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंगल ई किसके बराबर है, तो एंगल ई मैंने देखा एंगल पी के बराबर है, तो एंगल पी जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी बता सकते हो इस तरह से, क्लियर। और इनके रेशियो भी बराबर होते हैं, एक चीज़ बता दूं, रेशियो भी बराबर होते हैं इनके साइड्स के, ये ध्यान रखना। अगर मैं पी क्यू लूंगा तो इधर से ई एफ ले लूंगा, ठीक है ना, यानी कि मैं कहूँ कि पी क्यू अपॉन में ई एफ, ठीक है, ये इसके रेशियो बराबर होते हैं। इस तरह से पी क्यू लिया ना मैंने स्टार्टिंग का, तो इधर भी मैंने स्टार्टिंग का ई एफ लिया। अब मैं अगर क्यू आर लेता हूँ क्यू आर, तो इधर लूंगा एफ डी, ये भी आपके क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर होगा एफ डी के। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं पी आर लूँ, यानी कि पहला और आखिरी वाला लूँ, तो इधर भी पहला और आखिरी वाला लूंगा, यानी कि ई डी लूंगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो पी आर है ये बराबर होता है ई डी के। क्लियर हुआ, तो ये भी रेशो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ध्यान रखिएगा एक्स जो है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स की कोई पावर नहीं, एक्स की पावर जो है पूरी होनी चाहिए। एक्स की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स की पावर 1/2 नहीं हो सकती, या एक्स की पावर 7/3 नहीं हो सकती, या एक्स की पावर 5/2 नहीं हो सकती, या इस तरह का नहीं हो सकते, बटे में इसकी पावर नहीं होगी, और साथ ही साथ नेगेटिव भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये सही है, यहाँ पे भी एक्स की पावर है, लेकिन देखिए यहाँ पे अंडर रूट में एक्स चला गया, तो मैंने बताया था कि अंडर रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। आ जाइए यहाँ पर, मैंने बताया था कि एक्स की पावर जो है बटे में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है हो गया गलत।
आ जाइए यहाँ पर। मैंने बताया था कि x जो है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो अंडर रूट नीचे भी है और ऊपर भी लगा हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। चौथे ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में 2 है केवल। यहाँ पर भी आ जाइए, यहाँ पर अंडर रूट में केवल 3 है, एक्स अंडर रूट में नहीं है, और यहाँ पर अंडर रूट में केवल 6 है, यानी कि x जो है अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए या फिर उसकी पावर इस तरह की नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। बस सिंपल मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से, आपके टीचर ने जो सिखाया होगा उसके हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें से, क्योंकि बहुपद पूछा है, पोलिनोमियल कौन सा है ये पूछा है, नहीं पूछा होता तो नहीं वाला तो 3 3 नहीं है। अगला जो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर फिगर दिया गया है ए बी, ये जो ए बी लाइन आप देख रहे हैं ये पैरेलल बोल रहा है, ठीक है। ए बी लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, डी ई के, डी ई के पैरेलल है। चलिए अब इसके आगे हमारे से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसने बोल दिया कि ये वाली जो आपकी ए बी लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के डी के पैरेलल है, लाल लाल लाइन वाली पैरेलल मतलब समानांतर है। यहाँ पे ये साइन जो होता है ना समानांतर का होता है। अच्छा यहाँ पर जो है बी ए सी है 35 डिग्री, वो तो दिख ही रहा है, बी ए सी ये 35 डिग्री दे रखा है। अच्छा यहाँ पे सी डी ई, सी से लेके डी और फिर ई, सी डी ई ये वाला जो दे रखा है ये दे रखा है 53 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी सी ई निकालना है, एंगल डी सी ई यानी कि ये मुझे निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 35 है, ये जो समानांतर लाइन होती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस ये जो पैरेलल लाइन होती है इसको काटने वाली ये लाइन हो गई, तो इसी तरह से आप देख रहे हो इस लाइन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आपके क्या हो, ये आपको तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के जो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, ये वाले, ये इसका एंगल और ये इसका एंगल बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी वैल्यू होगी। आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक बराबर होना चाहिए इसका मतलब, तो ये 35 है तो ये भी कितना हो गया 35 हो गया। अब ये आपको पता है कि ए बी सी यानी कि सी डी ई का टोटल जो होता है एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो है सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हमारे को सी निकालना है, तो सी तो मुझे पता नहीं है तो सी तो एज इट इज छोड़ दूंगा। डी मुझे दे रखा है 53 लिख दिया, और ई मैंने अभी अभी निकाला कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर जो 35 आ जाएगा, तो ये भी 35 ई का है, मेरे पास वैल्यू पता चलेगी, ये 180 डिग्री है। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 38, तो ये हो गया 88 हो गया ना, 180 डिग्री माइनस 88, 5 और 3 8 8, ठीक है ना, हाँ तो 88 हो गया। ये इधर आके सारा माइनस हो जाएगा इसमें से। अब 88 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 80 गया तो 80, और 90 में से 100 में से 8 गया 92, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। आप निकाल के देख लेना 92 आ जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे फिगर दे रखा है। अच्छा इसमें देखिए कभी भी कोड जो है सस्टेंड करता है, जो एंगल यहाँ पे जो दिया जाता है कोड से जो सस्टेंड करके जो एंगल बनता है, तो हमेशा सेंटर का जो है वो आधा बनता है, यानी कि अगर ये 45 है तो ये सेंटर से आधा है, यानी कि इसका जो डबल है वो सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे अगर ये 45 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 90 होना चाहिए, तो आंसर सीधा सीधा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल सस्पेंडेड बाय द कोन, बाय द एंगल सस्पेंडेड बाय द कोड इज ऑलवेज हाफ ऑफ द एंगल इन द सेंटर, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगला जो 11वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है आपको। अब यहाँ पे पेयर भी दे रखे हैं, ये एक्स वाई की वैल्यू, फिर ये एक्स वाई की वैल्यू, ये भी एक्स वाई की वैल्यू, ये भी एक्स वाई की वैल्यू, तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू रख देनी है। अगर इधर की वैल्यू 7 के बराबर आ जाती है तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा इसमें से सही है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को रख लेते हैं, ये -2 और ये 1 है, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, रखिए इसमें 3x - 2y = 7, ठीक है। यहाँ पर -2 आपको x की जगह रखना है, तो यहाँ पर 3 इंटू -2, -2 तो है ही, और इंटू में क्या है यहाँ पर आपका y है, y की वैल्यू दे रखी है 1। अब ये 3 कितना हो गया 3 दूनी 6, माइनस का 6, और यहाँ पे माइनस का आपके 2, ये तो 7 के बराबर नहीं आया, ठीक है ना, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरे पेयर को रखिए 1 और -2, यहाँ पर रखते हैं 3x - 2y = 7, तो यहाँ पे मैंने रखना है x तो 1 रखना है, y -2 रखना है, x की जगह 1 रखा तो ये 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, -2 इंटू कितना है -2 है, यहाँ पे -2, ठीक है। तो ये -2 इंटू -2 = 7, तो 2 2 ज़ा 4 और
ये आपका 2 2 ज़ा 4, 3 तो प्लस 3 तो है ही, और माइनस माइनस इंटू होके प्लस हो जाता है, और 2 × 2 हो जाएगा 4, यानी कि ये देखो इधर वाला साइड जो है 3 + 4 7 आ गया, इधर आपका 3 + 4 7, इधर भी ऑलरेडी है, 7 इधर भी आ गया, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा नहीं हो रहा था ऐसा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया था, और ये 2 आ रहा था, और ये भी माइनस का 8 आ रहा था टोटल, लेकिन हमारे को चाहिए था कि 7, इधर देखो ये 7 बन गया, इसको रखोगे तो नहीं होगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कर दो, 15 में से 2 गया 13 आएगा, तो 13 और 7 के बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए एक रखें तो 3 × 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, तो ये माइनस का 7 आता, तो भी आपका ये गलत हो जाता, तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही है। अगला जो है यहाँ पर दिया गया है आपको px x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x−1 इज डिवाइडेड बाई x, कॉमा नहीं है यहाँ पे, x−2 द नंबर इज, तो x−2 से आपको डिवाइड करना है, कितना, x−2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको बताना है कि वो शेषफल क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त करोगे आप। तो देखिए x−2 दे रखा है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि x−2 है। अब इसको x−2 = 0, अब इस x को यहीं रहने दो, 2 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ पे 2, इस x की वैल्यू को 2 को यहाँ रखो, यहाँ पे भी रखो 2, यहाँ पे भी रखो 2, यहाँ पे भी रखो 2, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, तो यहाँ तो 16 आ गया, प्लस हो जाएगा 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8, और 8 × 2 = 16, यहाँ पे भी आपका 16 आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस का, यहाँ पे आपका 2 × 2 = 4, और यहाँ पर आपका 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 3, तो 4 × 3 आपका हो गया 12। यहाँ पर आपका प्लस करिए, और यहाँ पे भी आपको रखना है 2, तो 2 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये एज इट इज़ 2, यहाँ पे -1, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो आप देखेंगे ये माइनस का 12 है, और ये प्लस का है, ये 16 16 कितना होगा, 16 16 हो गया 32, 32, और प्लस ये 2 है, +2 32 34, 34 में से आप 12 और -1 13 माइनस करिए, तो आपका होगा 34। ठीक है, 34 माइनस आपको करना है 13, तो आप कर लेंगे तो आपके पास आ रहा है 1 और 2, तो 21 जो है इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 21 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया एक्स की वैल्यू को केवल इसी इक्वेशन में रखना है, और जो आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज, तो सरफेस एरिया आपको निकालना है, सरफेस एरिया कितना होता है, तो सरफेस एरिया इस किसका बोल रहा है, ये स्फेयर का, गोला बोल रहा है, गोले का आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो गोले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4πr², फॉर्मूला याद रहना आपको, तो ये 4πr² में इसकी वैल्यू डालो, आपके पास व्यास दे रखा है यानी डायामीटर दे रखा है, तो 4 × पाई तो है ही, पाई को आप लिख सकते हो 22/7, ठीक है, और इंटू में r², तो r तो नहीं दिया आपको, d दिया है, तो d में से d का जो है हाफ होता है r, तो ये d दे रखा है, d का हाफ हो जाएगा 7, यानी कि 14 तो आपका d है, तो r कितना हो जाएगा 7, इसका हाफ हो जाता है, तो r की वैल्यू आ गई 7, तो इंटू में 7 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 4 × 22/7 लिख दीजिए इसको, इंटू में 7 × 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7 कर दिया, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 × 22 × 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 गुणा में 22, 28 और 22 गुणा करोगे तो 616 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, आप देखिए असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है आपको द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, हमारे को ज़्यादा इजी रहेगा, तो ये हमने माना वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, ध्यान से समझ लीजिए, बिंदु वाई अक्स जो है आपका, हमें बोला किसी बिंदु y से लंबवत दूरी x से निर्देशांक कहलाता है, ये तो बिल्कुल सही है कि आपका जो है देखिए इसमें क्या कह रहा है, a के डिस्टेंस है 3 और 4, तो कहीं a पॉइंट होगा, दोनों पॉजिटिव है तो इसमें आएंगे, तो यहाँ पे 3 और 4 आ गया। अब आपको पता है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यानी कि y की वैल्यू 4 कहीं आई होगी, तो 0 तो यहाँ होती है, 0 के बाद में 1 कहीं, फिर 2 कहीं, फिर 3 और फिर 4, इस जगह पे ये पॉइंट इस तरह से चला गया, और यहाँ पर आपकी x की वैल्यू दे रखी 3, तो यहाँ पे 0 तो ये है, 1
2 और 3, यहाँ से जाके इस जगह पे कहीं कटा होगा और इस जगह पे हमने ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे बताइए, ये पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस की बात कर रहा है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो वाई अक्ष तो ये है और उससे लंबवत दूरी ये वाली है, और ये दूरी किसको बता रही है? एक्स की दूरी को बता रही है, यानी कि 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई एक्सिस से 4 दूरी है, तो ये गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। ये बिल्कुल सही है, हमने देखा कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसका कह रहा है, ये आपका एक्स का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है इस पे। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल रीज़न तो सही है, लेकिन आपका असर्शन गलत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रीज़न आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सही, और असर्शन है गलत। यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला है असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, और सी में असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, तो हमने बताया कि असर्शन तो आपका फॉल्स है, लेकिन रीज़न जो है ट्रू है। फिर से आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने बोला है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं, उसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी 4 और तीसरी भी 4 होगी। और इसने बोला कि इसका एरिया जो होगा, उसने ट्राइंगल हैविंग ईच साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला इसने दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, √3 होता है। तो इस फॉर्मूले में इस ए को रख लीजिए, ए मतलब ये साइड की वैल्यू को बोल रहा है। √3/4 से 4 कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4√3, 4 बचा और √3 बचा, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। हम कह देंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये रीज़न जो है ये सही बता रहा है कि भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बिल्कुल सही चीज़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए rhombus सच दैट एंगल ए सी बी 40 डिग्री, देन ए डी बी इज। यहाँ पे समचतुर्भुज फिर से बनाना है आपको और बता देना है कि इसमें क्या होगा इसका आंसर। तो समचतुर्भुज आपको अच्छी तरह से आता है, बना सकते हैं। अगर मैं रम्बस बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह का रम्बस जो है आपका बन जाएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रम्बस के जो है डायगोनल्स जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का वो बनाते हैं। तो ये आपका रम्बस हो गया, कुछ इस तरह से काइट जैसा दिखता है। अब इसमें जो डायगोनल बनेंगे ये आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री रहता है। परस्पर जो है ये एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ठीक है, ये सारे बराबर होते हैं। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ये बराबर हो जाती हैं इसकी, इस तरह से रहता है। अब इसने बोला कि ये जो है 40 डिग्री है, किसी भी तरफ मान लीजिए आप, क्योंकि ए सी बी 40 है। तो हम कह सकते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए सी और बी, ए सी बी जो है 40 है, तो 40 हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 जो है यहाँ पे मान लीजिए, ये 40 है आपका। तो आपको क्या बताना है, ए डी ए डी बी, ए डी बी। तो आपको ये बताना है कि ये कितना एंगल होगा। अब तीनों एंगल, आप ट्रायंगल के तीनों एंगल को जानते हो, मैंने कहा कि ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक है, तो बस आप देख सकते हो कि ये 40 डिग्री है, ये 90 है। यहाँ पर मैंने बताया ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, तो इसने ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें आपका ये बी है, ये सी है और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए ओ है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इसने 40 दे रखा है, ये 90 है। तो ये वाला एंगल मैं बी निकाल ही लूँगा, ये वाला छोटा वाला एंगल निकाल लूँगा, और जितना ये छोटा एंगल होगा उतना ही ये एंगल आएगा। तो ये हमारे पास ये टोटल कितना होता है, तो 90 + 40 + बी इक्वल्स टू होता है 180। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, और ये हो गया आपका 130 + बी इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है, बी आ जाएगा 180 - 1
30 इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमारे पास जो ये बी की वैल्यू आई 50 डिग्री, वही हमारे पास इसकी भी वैल्यू होगी 50 डिग्री। मैंने बताया था कि ये हाफ हाफ डिवाइड करता है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और पूरा अगर ये 100 हो जाता तो ये भी 100 होता। यहाँ पे एंगल जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन बी में आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको इसको सॉल्व करना है। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप ब्रेकेट को जैसे ही खोलोगे तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट हटा देता है, तो 5 प्लस में आपके पास 2 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी है, स्क्वायर इसका भी है। अगर आप इसको वैसे सोल्व करना चाहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए पहले तो। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूले से ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको इसको छोड़िए, इसको पहले सॉल्व करिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि अंडर रूट में है ना तो इसको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। इस तरह से ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसको हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका देखिए 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का 5 ही रहेगा। ये 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका अंडर रूट 2 इंटू 5 है, और यहाँ पर जो है आप बोल सकते हो ये 2 है तो प्लस में 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट में 5 इंटू 2 चला जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये हो गया 5 + 2 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10। ठीक है, बाकी इसको हम मैक्सिमम तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इसमें आपको हर का परिमेकरण करना है। तो 1/7 - 2 अंडर रूट में है, तो ऊपर नीचे जो है अंडर रूट 7 + 2 से, और नीचे भी 7 + 2 से, जो नीचे निशान होता है उससे हम अपोजिट साइन से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनलाइज हो जाता है। ठीक है, परिमेकरण कैसे करते हैं, इसको जो है इस संख्या से अपोजिट निशान से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो है आपको अंडर रूट 7 - 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अंडर रूट 7 + 2 अपॉन अंडर रूट 7 + 2, तो अंडर रूट 7 + 2 अंडर रूट 7 + 2। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको याद होगा कि एक आपका इस तरह से समझिए a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। यहाँ पे देखो a - b दिखाई दे रहा है, यहाँ पे a + b दिखाई दे रहा है, और इसको हम लिखते हैं a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाता है और 4 का स्क्वायर हो जाता। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर तो 7 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 + 7 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 11। तो नीचे आपके पास 11 आ जाएगा, बाकी ऊपर आपके पास यही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 2 अपॉन में 11। ठीक है, ये आपके पास में इसका रैशनलाइज नंबर का जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है, जांच कीजिए कि ये जो है आपका इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इससे, और एक्स की वैल्यू इसमें पुट करिए। एक्स की वैल्यू देखिए 7 प्लस में 3x इक्वल्स टू 0, ये वाले पहले वाला है ना, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3x इक्वल्स टू -7, और x इक्वल्स टू हो जाएगा -7/3। तो -7/3 पुट करके देख लीजिए, ये भी हो सकता है, और या तो फिर आप इसका फैक्टर कर लीजिए तो भी हो सकता है। यानी कि इस तरह से कर लीजिए, 3x³ + 7x इक्वल्स टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें से देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा आपके पास 3x²। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास में 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फैक्टर तो 7 + 3x² होना चाहिए था, ये तो फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये आएगा नहीं आंसर, तो यहाँ पे बोल देंगे कि नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। तो संख्या रेखा पर इसको निरूपित करने के लिए आपको बताया होगा स्कूल में, इस तरह से आपकी नंबर लाइन हो गई 0 1 2 3 4, इस तरह से आप नंबर ले सकते हैं। आपको अंडर रूट 5 दिखाना है, तो 5 जो है वो किसके बराबर होगा, 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में कैसा हो जाएगा, ये अंडर रूट में आप लिख सकते हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि आपका ये 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो भी आपका ये 5 ही आएगा। अब हमें पता है कि ये जो है अगर मैं इसको अंडर रूट में ले लूँ
तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में तो हम इसको क्या करेंगे, ये भी अंडर रूट में हो जाएगा और ये भी अंडर रूट में हो जाएगा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये सॉरी इसमें नहीं आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये अंडर रूट 5 को हम किससे, अंडर रूट 5 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट प्लस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसका निकालोगे अंडर रूट तो कितना निकल जाएगा, तो अंडर रूट 5 जो है वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके पास में इसका 2 + 1, इस तरह से आ जाएगा। अंडर रूट 5 की वैल्यू जो है 2 + 1, और वो भी कब आएगा, जब इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हट जाएगा और जो है स्क्वायर, क्योंकि आपको हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ये वाला हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमेशा हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी प्लस बी या बी प्लस पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को जो है इसने दिया है कि 1 यूनिट तो एक आएगा, 2 यूनिट एक आएगा, तो 1 यूनिट आप ले लीजिए या 2 यूनिट ये ले लीजिए। तो यहाँ से 0 से लेकर के मैंने 2 यूनिट ये ले लिया, लंबाई इसकी ले ली मैंने 1 यूनिट, इस तरह से। और यहाँ से लगा करके ये इसकी लंबाई कितनी है, 1 यूनिट है, एक है, जितनी ये दूरी है ना इतनी, या तो ये ले लीजिए या ये बराबर है 1 यूनिट के, या 0 से 1 तक बराबर होता है, 1 से 2 तक बराबर होता है, 2 से 3 तक बराबर होता है। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पे आर्क रखिए और इसको इस तरह से घुमाइए, आपका यहाँ कहीं ना कहीं कटेगा इस तरह से, ठीक है। ये लाइन कटेगी और यहाँ पर जो है इसको आर्क को मेंशन कर दीजिए। तो ये अंडर रूट 5 हो गया, क्योंकि आपने ये 2 दिखाया है और ये आपका 1 है, और जहाँ पे ये आर्क कट रहा है ये आपका अंडर रूट 5 की वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कटा हुआ है ये अंडर रूट 5 की वैल्यू है, तो आपको इस तरह से दिखा देना है। और क्या बोला है इसने, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप जो है आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक ट्राइंगल जो है आपको इसकी साइड्स दे रखी हैं, एक 8 दे रखी है, एक 11 दे रखी है, और इसका पूरे साइड्स का जो वैल्यू दे रखा है वो 32 दे रखा है। 32 में से बचा कितना, 11 और 8 19, 19 में से आपका ये हो गया 13, तो तीसरी साइड 13 हो गई, क्योंकि टोटल मिला के 32 दे रहा है ये। तो 11 और 8 19 और 13 32 हो गए। इसी तरह से आपको बस अब ये तीनों साइड्स पता होगी तो S1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपको प्लॉट करना है। तो -2 8 कहाँ आएगा, -1 7 कहाँ आएगा, और 0 और -1.5 कहाँ आएगा, 1 और 3 कहाँ आएगा, और 3 और -1 कहाँ आएगा। मैंने अभी आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था, इधर दोनों प्लस होते हैं, इधर दोनों आपके नेगेटिव होते हैं, ये आपका प्लस और ये नेगेटिव होता है, और इधर इधर प्लस और ये आपका नेगेटिव होता है। अब जहाँ पे माइनस वाले हैं उस तरफ उसको मेंशन कर दीजिए, पॉइंट यहाँ से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ऊपर नहीं 1 2 3 4 5 6, और इधर भी नीचे 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ जहाँ जो पॉइंटें हैं वहाँ पे लगा दीजिए उनके निशान, और वहाँ पे मैच करके लिख दीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन सी होता है, जिसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के। इसमें आपको बताना है, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर। इसमें एंगल जी ई डी जो है 126 डिग्री है, जी ई और डी ये टोटल एंगल जो है 126 डिग्री है। इसमें आपको एंगल ए जी और ई, आपको ये एंगल एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, आपको ये एंगल, और एंगल एफ जी ई, एफ जी और ई, ये एंगल बताना है। और बस आपको एक ये एंगल दे रखा है पूरा का पूरा, कितना है ये टोटल जो है 126 डिग्री है। उसमें से ये भी बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे देखने को दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये टोटल 126 है, तो 126 में से माइनस करिए 90 में से, तो ये आपके पास में ये आ जाएगा। तो 126 माइनस 90 करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाली एंगल की वैल्यू आ जाएगी जिसको ये पूछ रहा था, अभी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये देख रहा हो ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसका ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। मैंने अभी आपको बताया था ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसके ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल दे दिया इसने, ठीक है।
तो इसकी जो है ये वाली एंगल इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आपका 126 है, ठीक है ना। ये आपका 126 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ये भी आपका 126 हो गया। और ये जो है आपका टोटल 180 होता है, यहाँ से लेके वहाँ तक 180 होता है, तो 180 माइनस 126 कर दो, जो आएगी वो वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप तीनों वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, जो मैंने आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल समझा दिया है। अब इन प्रिंसिपल के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी करा रखे हैं, अगर आपने लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतरीन आपने सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।